भाग 7 देखते हैं राजस्थान जीके का। 60 सवाल है, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। इंडिया जीके के 30 कर चुके हैं, उनका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया था। भाग 7 देखेंगे। हाँ, 61वें सवाल से शुरू करते हैं। कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो आपको आते होंगे तो सीधा टिक लगा देना है, नहीं आते होंगे तो नहीं हो पाएंगे, उसमें ट्रिक या कुछ दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। 61वां सवाल है, जैसे कि आपका 61वां सवाल है, कुछ एक कठिन भी होते हैं, उन्हें कठिन को मैं लास्ट साइड में लिख दूंगा। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे, ये आपको याद है तो सीधा सीधा श्यामल दास नाम के जो कवि थे, उन्होंने वीर विनोद नामक पुस्तक लिखी। तो पता होगा आपको, कविताओं किताबों के नाम याद होंगे, उनके लेखकों के नाम होंगे, तो आप इसे कर सकते हो। राणा पूजा किस राजा का सेनापति था, ये महाराणा प्रताप का सेनापति था राणा पूजा। 62वां, ये भी आसान है, आसान है। अच्छा, महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम था वो क्या था, चेतक था। और उनके हाथी का नाम क्या था, ये रीट वाले सवाल में आया था, राम प्रसाद उनके हाथी का नाम था। रीट वाले एग्जाम में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो याद रहनी चाहिए। कृष्ण बाग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काले जो मृग यानी हिरण होते हैं वो तालचा पर कहाँ पे है, चूरू में, चूरू की साइड में। तो ये भी बहुत आसान है। 63वां अपनी राजस्थान जी के का आसान सवाल है। उसके बाद निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, सोजत की प्रसिद्ध है। लहसुन कहाँ का प्रसिद्ध है, बारह का है। ईसाबगोल जालोर का। किन्नू कहाँ का है, तो किन्नू जो है वो गंगानगर का है। बूंदी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो बूंदी गलत है। किन्नू गंगानगर का है तो किन्नू गलत है, तो बूंदी डी वाला इसमें आंसर गलत हो जाएगा। ये भी आसान है, इसमें नॉर्मल ऐसी कोई खास बात है नहीं दिमाग लगाने वाली बात। नाथ द्वारा में ये, अच्छा 65वां सवाल आते हैं भी। कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग में है। कांठल मैं बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, कांठल की गंगा और कामधेनु। देखो, कांठल की गंगा जो होगी वो नीचे वाला जो क्षेत्र है अपना दक्षिण वाला, उसमें मैं बता चुका हूँ, माई नदी के बारे में, उसे कांठल की गंगा भी बोलते हैं। और राजस्थान की कामधेनु जो है बारहमासी नदी कौन सी है, वो चंबल वाली। मैं राजस्थान की नदियों वाले लेक्चर में दोनों को डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपका आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 65 वाला एक हुआ माही और एक हुआ चंबल। उसके बाद में अगला सवाल 66वां। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिस्थापित करवाया था, महाराणा राज सिंह थे। राज सिंह ने नाथ द्वारा में मूर्ति स्थापित करवाई थी। उन्होंने राजसमंद नाम सुना है, राजसमंद, राजसमंद जिला है, उन्होंने वो भी बसाया था वहां पे। राजसमंद में राजसमंद नाम से झील भी है। पूरे राजस्थान में एक ही जिला ऐसा है जिसमें झील के नाम पे राज्य बन जिला बन गया था। राजसमंद झील के नाम पे पूरा जिला बन गया। तो हाँ, तो राज सिंह ने राजसमंद, और नाथ द्वारा भी अपने राजसमंद में ही आता है, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हो। 66वां। उसके बाद में 67, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। राजस्थान का जब एकीकरण होता है 7 चरणों में बताया जाता है, मैं उसका लेक्चर बनाऊंगा आगे अपनी राजस्थान जी के एक वीडियोज में। तो इसमें जो आपको याद रखना है, 30 मार्च 1949 का जो चौथा चरण था अपना, चौथा चरण था। 5वें में तो मत्स्य संघ को और उसको बुला लिया गया था। चौथे चरण में जयपुर को, और प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो हीरालाल शास्त्री बनेंगे। तो ये आप याद रख लेना, हीरालाल शास्त्री। एकीकरण में मैं सारी चीजें ये बता दूंगा, 7 चरणों में एकीकरण होता है। प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखने पड़ते हैं, और उस समय जो अपने राज्यपाल या राज्य अध्यक्ष बने उनके नाम भी याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, हाँ 68, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है। हो, कितना आसान सवाल है। झालावाड़ से होकर नहीं गुजरती, चित्तौड़गढ़ में होकर प्रवेश करती है, भैंसरोड़गढ़ में आती है। सबसे पहले तो 84गढ़ जो एमपी में है उसमें से सीधा भैंसरोड़गढ़ में है, जो अपना रावतबाटा तहसील में चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। वीडियो अगर आपने देखी हो तो आसानी से क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में कोटा, कोटा के बाद में अपना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में धौलपुर निकल जाती है, ठीक है, करौल धौलपुर। उसके बाद में अगला, इसमें क्या आंसर हुआ, 68 वाले में सी आंसर होगा, झालावाड़ वाला, ठीक है। उसके बाद में 69, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में किसे किस जिले में किस स्थान पर हुआ, ये आप याद रख लेना। 69 जो है वो अपना महर्षि दयानंद जी, जो जिन्होंने क्या कहते, कौन सी किताब लिखी थी महर्षि दयानंद ने, सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। और उन्होंने कोई नारा भी दिया था, कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर चलो। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, महर्षि दयानंद ने। तो उनकी जो अपने अजमेर प्रवास पे आए थे तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। बताया ऐसा जाता है उनको जहर वगैरह दे दिया था। अगर आपने सुना हो तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे, अजमेर में पड़ती है, तो उससे आप याद कर सकते हो, ये आसान ट्रिक हो जाएगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे, अजमेर में। तो इसका आंसर क्या हुआ, कहाँ पे हुई मृत्यु महर्षि दयानंद की, अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो गोकुल भाई भट्ट, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के एकीकरण में मैं सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, ये बहुत आसान है, ट्राइबल एरिया में, बांसवाड़ा में। वहां पे मैंने आपको रीट वाले एग्जाम में एक सवाल भी आया था, गोविंद गुरु नाम से, गोविंद गुरु थे उनके, उन्होंने वहां पे आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे थे उनके अत्याचारों के खिलाफ में सभी आदिवासियों को इकट्ठा कर लिया था, और वहां पे एक पहाड़ी पे वो आंदोलन कर रहे थे। तो उस जगह पे मानगढ़ धाम, मानगढ़ पहाड़ी पे वो आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पे अंग्रेजों ने आके जलियांवाला बाग की तरह गोलियां चला दी थी, बहुत सारे आदिवासी मारे गए थे, 1000 के आसपास। तो आप याद रख लेना कहाँ पे, बांसवाड़ा में। 71 आसान है, पढ़ाई होगा आपने, बहुत बार आता है।
72वां, दक्षिण राजस्थान की जनजातियों को बड़ालिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला जो होता है इसे बड़ालिया बोला जाता है। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया बोला जाएगा। तो ये तो अपनी कल्चर का वो सवाल है, तो ये सीधा सीधा है, अगर आता है तो कर सकते हो, नहीं आता है तो फिर इधर उधर झांकते रहो, कोई नहीं बताने वाला है। 71 के बाद में 72, बताता कोई नहीं है, उनके भरोसे मत रहा करो कभी भी। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं निम्न में से किन शहरों में हैं? देखो सवाई जान जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी, तो दिल्ली में भी बनवाई थी उन्होंने, जयपुर में भी बनवाई थी, मथुरा में भी बनवाई थी, उज्जैन में भी बनवाई थी, भोपाल में नहीं बनवाई थी। जयपुर में इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो भोपाल में नहीं बनवाई थी, वो अपने हिस्ट्री में आती है वो अगला सवाल। तो ये आसान है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में भी बनवाई थी, तो आसान है। निम्न में से कौन टॉप मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? आमिर खान पिंडारी, ये आसान है। पिंडारी जो थे पहले तो एक्चुअली में लुटेरे वगैरह थे, उसके बाद में उन्होंने शासन भी शुरू कर दिया था। अगर सुना हो, अगर बीर पिक्चर देखी हो अपनी सलमान खान की, वो पिंडारी है, उसमें पिंडारियों के ऊपर बनी है। अच्छे मतलब एक अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया था, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छे लड़े थे। बाकी पहले ये जो समाज था, ये पिंडारी थे, ये जो थे अपने लुटेरे थे, इन सबसे ज्यादा परेशान करते थे पिंडारी। वो करते थे अपने राजस्थान के ज्यादातर राजपूतों को तो करते ही थे, पिंडारी अपने इधर की साइड में भरतपुर, धौलपुर, इन सबको परेशान करते थे। मराठा तक को परेशान करते थे, वो जाके वहां से लूट के ले आते थे, वो रात में हमला करते थे अलग ही पद्धति से। निम्न में से हाँ, तो पिंडारी वाला आप याद रखना, निम्न में से कौन टॉप मुस्लिम रियासत का संस्थापक है? तो आमिर खान पिंडारी, आप याद रख लेना। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? बहुत आसानी है इनमें से। तो देखो एक्चुअली में कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है अपना तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी भी उधर ही का है, और कथकली भी साउथ का ही है। कथक जो है अपने उत्तर भारत का है। कथक जो है ओरिजिनली इसका अगर कहीं घराना माना जाता है तो लखनऊ घराना और जयपुर घराना दो माने जाते हैं। कथक वाला जो अपनी बॉलीवुड पिक्चरों में सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, कथक डांस जो होता है, तो इसका अपने राजस्थान से संबंध आप कथक का मान सकते हो, लेकिन कथक का जो ओरिजिन है वो लखनऊ घराने से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में भीलग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? 75 का क्या आंसर हुआ? कथक। भीलग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, उल्टा होता है भील जनजातियों में। ये अपनी कला संस्कृति का सवाल है, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी तक तो कोई कठिन सवाल नहीं आया है। राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, वो एक अधिकारी थे, और सन 1800 में किया था। तो ये भी आसान सवाल है। तो जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है? तो 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सज्जनगढ़ जो है वो अपना उदयपुर में ही है, नाहरगढ़ जो है वो अपना बारां में पड़ता है, ये अजमेर ऑप्शन दिया हुआ है, मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में, तो नाहरगढ़ इसमें गलत दिया हुआ है। 78वां, ये भी आसानी है, ज्यादा कठिन नहीं पूछे गए राजस्थान से। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? अलवर में पड़ता है उदयनाथ, उदयगिरी पर्वत जैसे वो। अच्छा 79, अगला सवाल 79, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? बहुत आसान सवाल है, पश्चिमी विक्षोभों से। बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, पता नहीं क्यों पूछा जाता है। सर्दियों के, हाँ, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, पर ये याद रख लेना। सर्दियों के समय में दिसंबर और जनवरी के महीने में बारिश जो होती है वो इधर की साइड में भूमध्य सागर जो है ना अपना, मैं आपको मैप में बता चुका हूँ, भूमध्य सागर जो है अफ्रीका और यूरोप के बीच में, तो उधर से मानसून या बादल बन के आते हैं, उनके कारण बारिश होती है। अब ये इस साइड में कौन सी दिशा हुई हमारी? पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, यानी विक्षोभ का मतलब गलत तरीके के मानसून, गलत तरीके बादल पश्चिम से आते हैं और अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में और उत्तरी भारत में भी बारिश कर देते हैं। अभी अगर बारिश हो जाए जैसे, तो वो पश्चिम विक्षोभ का हिस्सा माना जाएगा इस महीने तक भी। तो इसमें आंसर हुआ 79 का आंसर हुआ बी, पश्चिम विक्षोभों के कारण। 80 नंबर का, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है, उदयनाथ जो है अपना अलवर जिले में पड़ता है। 79 और 80 आपके हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल 81, बातारी फुलवारी, आसान सवाल है, विजयदान देता, उस समय उनकी मौत हुई थी इसलिए ये पूछ लिया गया था विजयदान देता का। तो बातारी फुलवारी जो है अपने विजयदान देता से संबंधित है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में। तो लास्ट के तीनों सही हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है वो अपने कोटा में, कोटा जिले में पड़ती है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है अपने झुंझुनू में है। तो इसमें 82 में ए वाला गलत है, यानी इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, जबकि आंसर है कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता है। मोहताना प्रथा, अरे ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखना। कल्चर के लिए हमारे सर आएंगे आज से, तो उनकी वीडियो में डाल दिया करूंगा, कल्चर वाले सर हैं उनकी वीडियो डाल दी जाएंगी। तो मोहताना प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति को संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, ये मौताना प्रथा होती है। ये आपको कल्चर। कला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आसान है, गुरु शिखर। गुरु से जरा आस रखो, 84 आसान है, एक भी सवाल कठिन नहीं आया अभी तक। तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? राम सिंह द्वितीय। ये भी बहुत आसान है, ये नाम याद रखने का। हिस्ट्री वाला, हिस्ट्री के लेक्चर में कराऊंगा खुद, तो उसमें आपको बताऊंगा। अगला सवाल 86, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों का कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? देखो, राजस्थान में 2 ही जिले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या बड़े लेवल के होते हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट है। अगर जनसंख्या अगर पूछी जाए ना, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है अपने जयपुर में है, उसके बाद में जोधपुर में आती है। ठीक है, जयपुर और जोधपुर में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो जयपुर में एक अलग से जिसे बोल सकते हो नगर निगम है, और नगर निगम में एक कमिश्नर बैठता है कार्यपालक। ऐसे ही जोधपुर में भी एक कमिश्नर बैठता है। तो राजस्थान में 2 ही जिले हैं जिनमें स्पेशल कमिश्नर बैठते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हैं पुलिस अधिकारियों को। 87, निम्न में से किस जिले को कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? 86 हो गया, जयपुर और जोधपुर। 87 आसान है, गंगानगर में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सवाई माधोपुर में है, भरतपुर में है, और चित्तौड़। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? राजस्थान में ज्यादातर किलों में तो जौहर हुए हैं नॉर्मली, लेकिन सिरोही में कोई भी नहीं है। आपने सुना होगा चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ का तो बहुत ज्यादा फेमस है ही, अपनी रानी पद्मावती वाला, अलाउद्दीन खिलजी वाला। हाँ, और रणथंभौर में भी रणथंभौर में भी जौहर हुआ था, गागरोन में भी हुआ था, जालौर में हुआ था। तो डी वाला जो है अपना सिरोही, उसमें कहीं पे भी कोई जौहर के कोई उल्लेख नहीं मिलते हैं। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? ये बहुत आसान सवाल है। अपना देखो, इधर की साइड में जब हम दिल्ली से निकलते हैं, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा पर्यटन है। दिल्ली से सीधा इस साइड में जाते हैं तो आगरा पड़ता है, ठीक है, और आगरा से इधर की साइड में जाते हैं तो जयपुर पड़ता है। तो ये क्या बन जा रहा है? अपना त्रिभुज बन जा रहा है इस तरीके से, दिल्ली, आगरा और जयपुर। तो इसे बोला जाता है स्वर्णिम त्रिभुज। यानी कोई भी विदेशी आएगा, अगर उत्तर भारत में उसे घूमना है तो कम से कम ये 3 जगह तो कम से कम घूमी जानी चाहिए, जयपुर, आगरा और दिल्ली। दिल्ली अपनी राजधानी, आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध, जयपुर तो है ही अपने गुलाबी शहर, फेमस पर्यटन की दृष्टि से। 90 हुआ, जयपुर, आगरा, दिल्ली। 91, हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रम से सही युग में कौन सा है? जो हल्दीघाटी का जो है वो अपना राजसमंद से रिलेटेड है, उदयपुर से ऊपर गोविंदा की पहाड़ियों के पास में, वहां पे राजसमंद में पड़ता है। तो वो हल्दीघाटी जो है राजसमंद जिले से संबंधित है। खानवा अपनी भरतपुर में रूपबास तहसील है, अपने पास में ही है वो। तो 91 जो है अपना डी आंसर हुआ। 90 भी हो गया और 91, ये भी सब अभी तक आसानी चल रही है। 92 पे आते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना के आरंभ कहाँ से हुआ था? याद रख लेना, नसीराबाद छावनी थी। नसीराबाद अजमेर में एक तहसील है, वहां पे अंग्रेजों की छावनी थी। तो सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था नसीराबाद छावनी में हुआ था। अच्छा, 1857 की भारत में सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? मेरठ में, दिल्ली के पास में। मंगल पांडे ने उन्हें पहले ही कर दिया था, तो मेरठ में हुआ था, याद रख लेना। और अपने राजस्थान में कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? माउंट आबू में। 92 और 93 ये हिस्ट्री का सवाल है, ये किलों का सवाल है, कल्चर में भी आ जाएगा और हिस्ट्री में आ जाएगा। तो जो है अपना माउंट आबू में राणा कुंभा द्वारा अचलगढ़ का किला बनाया गया था। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो उन्होंने जब्ती नाम से एक राजस्व व्यवस्था बनाई थी, तो ये टोडरमल से संबंधित है, ये भी आसानी है। उसके बाद में 95 पे आते हैं, 94 पे आते हैं, 95 पे आते हैं। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर से। मैंने कल आपको इंदिरा गांधी नहर की परियोजनाओं के बारे में बताया था, तो उसमें लिफ्ट नहर बताई थी, उनमें से आपको एक और बताई थी, जैसलमेर राज्य के, जैसलमेर जिले के लिए बताई थी मैंने, सागरमल गोपा नाम से बताई थी, ठीक है। तो वो आप याद रख लेना, सागरमल गोपा जो है उसका संबंध किससे? जैसलमेर से। बाकी इंदिरा गांधी नहर अगर नहीं देखी वीडियो तो वो देख लेना, इंदिरा गांधी नहर वाली। तो सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर जिले से। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म का क्या नाम है? ये बहुत ज्योग्राफी का सवाल है, आसान भी है कठिन भी है, इसे कह नहीं सकते। अगर आपको आता है सीधी सी बात है कर लोगे, बाकी नॉर्मली राजस्थान जीके में तो पढ़ा लिया जाता है, लेकिन अपने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी उनमें ये बताई नहीं जाती है। कैल्साइटिक टाइप का ये होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है कैल्साइटिक टाइप का। तो जो अपना मकराना है वहाँ पे बहुत अच्छा संगमरमर मिलता है ये, और कहीं जर्मनी वगैरह में भी मिलता है इस तरीके का टाइप का, जर्मनी की घाटी है तो वहाँ पे भी ये इस टाइप का मिलता है। तो याद रख लेना, कैल्साइटिक टाइप का जो बेस्ट संगमरमर है वो अपने मकराना में भी और सब जर्मनी में भी मिलता है। तो इसका आंसर हुआ हाँ 96 का आंसर हुआ कैल्साइटिक टाइप का। 97, निम्न में से किस राजा को अवनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, साहब, ये सारे बहुत आसान है, राणा कुंभा को इस नाम से जाना जाता था। और 97 का आंसर हुआ राणा कुंभा, ये आसानी है। 98, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति के लोगों का मेला लगता है।
क्या? हाँ, सीताबाड़ी 12 में है, तो वहाँ पे सहरिया जनजाति के लोगों का मेला लगता है। तो 99 पे आते हैं अभी। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड वही बता चुका हूं मैं, बहुत आसान है, कालीबंगा में मिलते हैं। रॉक फास्फेट की कान कहाँ पर स्थित है? झामरकोटदा, ये याद रख लेना, रॉक फास्फेट की जो है झामरकोटदा में। कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, ये झामरकोटदा जो है अपना उदयपुर जिले में पड़ता है। ये रीट वाले में भी पूछा गया, पता नहीं, ये सारे कुछ एक सवाल ऐसे हैं गिने चुने जो सब जगह पूछे जाते हैं। तो आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने ईयर्स के सवाल को सॉल्व कर लो, आधे से सवाल तो पक्का उनमें से ही आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रम से सही सम्मिलित योग में कौन सा है? बीकानेर और बाड़मेर में जिप्सम और लिग्नाइट सबसे ज्यादा मिलती है, तो आपको ये याद रखना है। 101 में जिप्सम और लिग्नाइट का जो है बीकानेर एंड बाड़मेर में। नहीं मिल रहा क्या? अगला सवाल 102 में, जोधपुर के निकट ओसियां के जितने भी मंदिर हैं वो किन्होंने बनाए थे? गुर्जर प्रत्यारों ने बनाए थे। आसान है, 102 में आसान ही है, गुर्जर प्रत्यारों ने बनाए थे। अपने आरएस में भी बताया था मैंने, आरएस का जब मैं डिस्कस कर रहा था तब उसमें बताया था मैंने, आदि बराह का मंदिर भी बताया था, ओसिया का मंदिर भी बताया था। आरएस में क्या है कि 3-4 सवाल एक साथ में पूछ लिए जाते हैं, पुलिस में सीधा सीधा पूछा जाता है, यही अंतर होता है। ठीक है, उसमें क्या घुमा फिरा के पूछा जाता है। जो मैंने आरएस का डिस्कस कराया वीडियो में, आरएस 2016 का, उसमें भी है ओसिया का मंदिर, आदि बराह का मंदिर। उसमें पूछा गया है कि गुर्जर प्रत्यारों के द्वारा बनाए गए मंदिर कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, फिर बोला है 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 और 4 सही है, इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। तो उसमें क्या घुमा दिया है एक ही सवाल को थोड़ा सा, इसमें सीधा सीधा पूछ लिया गया है पुलिस वाले में। उसके बाद 103वां, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? राजस्थान का नक्शा मैंने बताया था, तो उसमें आप आसानी से समझ सकते हो। उसमें बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ 3 जिलों को काटा गया था, तब जाके उसे बनाया गया था। मैं आपको नक्शे में दिखा देता हूँ। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये वाला जो जिला है ये प्रतापगढ़ है। इसमें से इधर की साइड वाला जो हिस्सा लिया गया है वो अपना किससे लिया गया है? बांसवाड़ा से। और इधर की साइड में जो हिस्सा लिया गया है वो किससे लिया गया है? यहाँ वाला उदयपुर से। और इधर वाला ये वाला हिस्सा कहाँ से लिया गया है? चित्तौड़गढ़ से। तो 3 जिले इससे रिलेटेड हैं। 33वां जिला है ये, अपनी 2008 में वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद कोई नया जिला नहीं बनाया गया है। हाँ, 104वां सवाल, बैसाख शुक्ल तृतीया व श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पढ़ते हैं? ये अपने कल्चर का सवाल है, तो अख्तीज और नागपंचमी क्रम से इस तरीके से पढ़ते हैं। ये कल्चर का आसान सवाल है, इतना ज्यादा टफ ही नहीं होगा। उसके बाद में राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बहुत आसान है, उदयपुर में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। तो 105वां ये ज्योग्राफी का सवाल हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं 106, निम्न में से उसके बाद बात करते हैं 106 की, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता मिली है। कांतली नदी जो है वो अपने सीकर जिले में पड़ती है। और मैं लेक्चर में, नदियों वाले लेक्चर में, जब मैंने आपको बताया था कि अंत्य प्रवाह वाली नदियां बताई थी, उसमें कांतली नदी बताई थी, और उसके किनारे मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो सही से देखी हो तो उसमें बताया था गणेश्वर सभ्यता वो कांतली नदी के किनारे पनपी थी। उसमें वीडियो में आप सही ढंग से देख लेना, बताया था मैंने, गणेश्वर सभ्यता का नाम लिया था उस वीडियो में। ठीक है, तो ये आंसर हुआ 106 का आंसर हुआ कांतली नदी। राजस्थान की लोक वाद्य यंत्रों के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें फूक वाद्य यंत्र बंकिया एवं करना की मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, डी आंसर है। बाकी आज या कल से हमारे लेक्चर वाले वो कल्चर वाले सर जो है वो क्लास लेंगे, तो उसमें सारे के सारे कल्चर से रिलेटेड टॉपिक करा दिए जाएंगे। 108वां, निम्न में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? नामदेव जी अपने राजस्थान के नहीं है। बाकी गोगा जी, पाबू जी, रामदेव, ये तो बहुत आसान है 108वां तो, बाकी तो अपने राजस्थान के ही, नामदेव जी अपने राजस्थान के नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की लोक देवता नहीं है? इसका आंसर हुआ नामदेव जी। उसके बाद में शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से? बहुत ही आसान सवाल है, मूर्ति कला से रिलेटेड है, ये कल्चर का सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 110, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आकर के गिरता है? बांडी नदी का। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अजमेर में आना सागर झील है, उससे पहले तो वहाँ पे वो बना हुआ है, फौज सागर बना हुआ है, और बांडी नदी का पानी जो है उसमें आकर के गिरता है। नदियों वाले लेक्चर में बताया हुआ है मैंने। 110 जो हुआ बांडी नदी। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? नॉर्मल सी बात है, उधर की साइड में ही है, तो बीकानेर शैली का, ये अपनी कल्चर का ही हुआ। तो 111 जो हुआ आसान सवाल है। इसमें सवाल कठिन नहीं मिल रहे मुझे, ज़्यादातर आसानी लग रहे हैं। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? डेगाना में। टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? ये डेगाना में स्थित है। ये अपना ज्योग्राफी का सवाल है, जब मैं ज्योग्राफी में वो बताऊंगा आपके लिए खनिज और खान, तो उसमें आपके ये सवाल क्लियर हो जाएगा।
पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में पड़ते हैं? ये आपको वैसे तहसील वगैरह आपको याद हो तो उसे पता चल जाएगा। बागौर जो है अपना भीलवाड़ा में है और नाडोल जो अपने पाली में है। बाकी यहाँ पे पुराने समय की सभ्यताएं मिली हैं बागौर और नाडोल में। तो ये इसका आंसर हुआ 113 का। बागौर जो हुआ अपना भीलवाड़ा में और नाडोल जो हुआ वो पाली में। 114वां सवाल, निम्न में से कौन सा योग में सही सम्मिलित है? मुकुंदरा हिल्स जो है माउंट आबू में नहीं है। मुकुंदरा हिल्स तो अपने कोटा में पड़ता है। सरिस्का जो है अपना सरिस्का जो है अपना अलवर में पड़ता है। रणथंभौर जो है अपना सवाई माधोपुर में। केवलादेव अपना भरतपुर में है। भरतपुर के पास में ही है, 2 किलोमीटर पड़ता है भरतपुर से। अपने गांव के पास में 5 किलोमीटर पड़ता है वो। तो केवलादेव इसमें सही सम्मिलित है 114वां। उसके बाद में थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? निश्चित सी बात है, राजस्थान में, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ये सारे थोड़ा थोड़ा इसमें हिस्सा मिल जाता है। वैसे सबसे ज्यादा जो थार स्थल है वो अपने राजस्थान में ही है। बाकी क्योंकि आप देख सकते हो वर्ल्ड का वो आप देखेंगे भारत का नक्शा, तो उसमें राजस्थान के आसपास जो 3-4 जिले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा। पंजाब में भी गंगानगर के ऊपर वाले क्षेत्र में थोड़ा बहुत है, बाकी ओरिजिनलिटी में तो नहीं है, पर फिर भी माना जाता है कि रेगिस्तान का वहाँ पे हिस्सा है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में तो कच्छ। के बाद में 116वां सवाल, 116वां सवाल, बैराठ में पुरातत्व का अवशेष मिले वो किस काल से संबंधित हैं? तो ये मौर्य काल से संबंधित हैं। बैराठ में अशोक के स्तंभ मिले हैं, तो अशोक जो है वो मौर्यकालीन समय। तो ये 116वां। ये अपनी इंडिया की जो लेक्चर सीरीज चल रही है मेरी हिस्ट्री की, उसमें मौर्य काल अगला लेक्चर आएगा, तो उसमें अशोक के जितने भी स्तंभ हैं उनको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे स्थित थे। बाकी मैं उसमें आपको महाजन पद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म करा चुका हूँ। अगला जो है मगध साम्राज्य आएगा, मगध के नॉर्मली बताऊंगा, और उसके बाद में वो कराऊंगा मैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में अशोक काल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैराठ में जो पुरातत्व का अवशेष मिले वो मौर्य काल से संबंधित है। 116वां डाल दिया। उसके बाद में 117, राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल कितने जिलों को स्पर्श करती है? कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। ठीक है, सबसे ऊपर चलिए, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। और कितने देशों को स्पर्श करती है? एक देश को स्पर्श करती है, पाकिस्तान को। तो इसका आंसर भी ये भी 117 भी हो गया है आसान में ही। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। बीकानेर में और झुंझुनू में एक भी नदी नहीं बहती है। तो इसमें आसानी है, 2 आपको याद रख लेना, बीकानेर और झुंझुनू, कोई नदी नहीं बहती है। उसके बाद राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु कौन कौन से हैं? घोड़ावन, खेड़े, चिंकारा। आसानी है। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? ये थोड़ा बहुत कठिन मान सकते हो भलैया। धौलपुर में राजस्थान में गैस आधारित थर्मल प्लांट है। अच्छा ये बताइए, परमाणु आधारित थर्मल प्लांट कहाँ पे है? परमाणु आधारित बिजली संयंत्र कहाँ पे है? रावतवाटा में। रावतवाटा कौन सी तहसील जिले में आता है? चित्तौड़गढ़ में आता है, कोटा में नहीं आता है। हाँ, कोटा में नहीं आता। रावतवाटा जो है अपना चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी के किनारे बना हुआ है एटोमिक। अच्छा, कौन कौन से परमाणु टूटने के बाद में यूरेनियम का 235 तोड़ के बनाया जाता है? मैंने आपको बताया है परमाणु के 2 तरीके के उपयोग हो सकते हैं, एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो सकता है, उसे परमाणु ऊर्जा को किस में बदल दो? विद्युत ऊर्जा में। बचपन में पढ़ा होगा 6-7 क्लास में। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो परमाणु ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में बदल दिया, तो ये अपना पॉजिटिव उपयोग है। और नेगेटिव उपयोग, उठाओ बम और फेंक दो हिरोशिमा और नागासाकी पे, मन करे तो पाकिस्तान पे भी फेंक दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये राजस्थान जीके का, राजस्थान पुलिस का 2014 का जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैथ के लिए मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा। ठीक है।